तक हम लोग डिस्कस किए थे इक्विपमेंट एलोकेशन और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो मशीनरी पे है कि ओपन कास्ट माइनिंग में कौन कौन सा हैवी मशीनरी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि तुम लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है, जो सबसे पहला मशीन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है शॉवेल। ठीक है, शॉवेल इज बेसिकली अ लोडिंग इक्विपमेंट। शॉवेल डिस्कस करने से पहले पहला चीज जो हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है, वो ये है कि जब भी इक्विपमेंट का सिलेक्शन हम लोग करते हैं वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला ये कि वो जो मेथड हम लोग अपनाने वाले हैं वो साइक्लिक प्रोसेस है कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, अगर वो साइक्लिक प्रोसेस और नॉन साइक्लिक प्रोसेस का पहले हम लोग थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। ठीक है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक, सबको क्लियर है ना? नजर तो आ रहा है ना? वीडियो ऑडियो सब क्लियर है? ठीक है, ओके। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस, तो डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक में क्या होता है, साइक्लिक में क्या होता है कि जो प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले ड्रिल करते हैं, आफ्टर दैट ब्लास्ट करते हैं, ठीक है, फिर उसको लोड करते हैं और फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यूज करते हैं साइक्लिक प्रोसेस में। पहले ड्रिलिंग होता है, फिर ब्लास्टिंग होता है, उसके बाद हम उसको लोड करते हैं लोडिंग इक्विपमेंट के थ्रू और ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। बट नॉन साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग को अवॉइड करते हैं ड्यू टू एनवायरमेंटल रीजंस। तो यहाँ पे कट किया जाता है, बहुत सारा कटिंग इक्विपमेंट है, फॉर एग्जांपल सरफेस माइनर, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कट किए, जो कोल या फिर और हमारा कट हुआ उसको हम लोग लोड किए और फिर ट्रांसपोर्ट किए। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो यहां पे हम लोग शॉवेल डंपर का यूज करते हैं। ठीक है, और अगर नॉन साइक्लिक प्रोसेस है तो यहाँ पे जैसे बकेट व्हील एक्सकेवेटर वगैरह यूज किया जाता है, बकेट व्हील एक्सकेवेटर। और यहाँ पे क्या होगा, शॉवेल डंपर, शॉवेल एंड डंपर। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाला जो इक्विपमेंट एलोकेशन है हम लोग की शॉवेल कहां यूज करेंगे, बकेट व्हील एक्सकेवेटर कहां यूज करेंगे, ड्रैग लाइन कहां पे इंप्लीमेंट करेंगे, वो इस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रोसेस है वो साइक्लिक है कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। तो इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। यहाँ पे हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हैं, बट नॉन साइक्लिक में हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग अवॉइड करते हैं, यहाँ पे कट किया जाता है कटिंग इक्विपमेंट की हेल्प से। ठीक है, तो पहला जो हमारा इक्विपमेंट है वो है शॉवेल। तो शॉवेल ऑब्वियसली जैसे कि हम लोग डिस्कस किए ये साइक्लिक इक्विपमेंट है। ठीक है, तो जहां भी साइक्लिक प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे वहां पे शॉवेल का यूज आएगा। तो शॉवेल का जैसे एक फिगर दिख रहा है, ये शॉवेल है। ठीक है, तो उस फिगर को एज्यूम करते हुए इसके कुछ प्रॉपर्टीज लिखे हुए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले शॉवेल क्या है, क्रॉलर माउंटेड इक्विपमेंट है, क्रॉलर माउंटेड। तो पहला डाउट ये आएगा कि क्राउलर माउंटेड होता क्या है। तो इक्विपमेंट जो होता है वो दो टाइप का होता है, पहला होता है क्राउलर माउंटेड और दूसरा होता है टायर माउंटेड। टायर माउंटेड तो नाम से पता चल रहा है कि टायर के थ्रू मूव कर रहा है। ठीक है, बट क्राउलर माउंटेड यहाँ पे देखो, ये जो चेन्स है ना, चेन्स, ये टायर्स तो नहीं होते, इसके वजह से ही कहा जाता है कि एक क्राउलर माउंटेड इक्विपमेंट है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो लोकोमोशन के लिए क्राउलर्स का यूज किया जाता है। क्राउलर माउंटेड और टायर माउंटेड जो इक्विपमेंट है वो नाम पड़ा है उसके लोकोमोशन को लेते हुए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि शॉवेल जो है क्राउलर माउंटेड इक्विपमेंट है। दूसरा, द एंगल ऑफ बूम विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इज 45। तो एंगल ऑफ बूम क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ बूम। ये जो बूम है ना यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ बूम दैट
it makes with horizontal, that is around 45, not exactly 45 degree, but that tends to be around 35 degree, 45, it tends to around 55 also, ठीक है। तो शॉवेल के भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि वो हम उसको किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। दो बेसिस पे हम टाइप को डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला फ्यूल बेसिस पे, ये समझ में आ गया ना। तो पहला जो हम लोग शॉवेल को करेंगे डिस्क्राइब फ्यूल बेसिस पे, और दूसरा करेंगे वर्किंग बेसिस पे, ठीक है। अगर फ्यूल बेसिस पे है तो कितने टाइप्स के शॉवेल है, ठीक है। तो पहला आएगा डीजल ऑपरेटेड, डीजल ऑपरेटेड नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड, ठीक है। तीसरा हो गया हाइड्रोलिक ऑपरेटेड, हाइड्रोलिक ऑपरेटेड, ठीक है। अब पहले क्या हो गया, तीनों डीजल ऑपरेटेड, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड और हाइड्रोलिक ऑपरेटेड। और वर्किंग पे अगर जाए हम लोग, ठीक है, तो दो टाइप का हो सकता है। पहला होता है स्ट्रिपर शॉवेल, स्ट्रिपर, स्ट्रिपर शॉवेल क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे स्लाइड्स में, और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। और दूसरा हो गया फ्रंट लोडिंग, लोडिंग शॉवेल, इसको कभी कभी फेस लोडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रंट लोडिंग को फेस लोडिंग भी कहते हैं, क्योंकि जो इसका नाम है वो फेस लोडिंग ही है, बट होता क्या है कि इसको बेसिकली फेस का जो पोल है या ओर है उसको लोड करने के लिए यूज करते हैं। तो वो हो गया फेस लोडिंग शॉवेल। फ्यूल पे हम लोग डिस्टिंग्विश किए और वर्किंग पे डिस्टिंग्विश किए कि शॉवेल के टाइप क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि फ्यूल वाला गिवन है डीजल, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक, इससे क्या समझ में आता है कि जो शॉवेल है वो जो ऑपरेट हो रहा है वो कैसे चल रहा है, उसका फ्यूल क्या है। तो पहला जो है वो डीजल से चल रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, और तीसरा हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक मींस व्हाट, हाइड्रोलिक मींस लिक्विड फ्यूल, ठीक है। तो ये तीन हो गया, और फिर हो गया वर्किंग के बेसिस पे। तो एक हो गया स्ट्रिपर शॉवेल, दूसरा फेस लोडिंग शॉवेल, ये दोनों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आते हैं शॉवेल। तो जैसे कि गिवन है रोप शॉवेल, तो जो रोप शॉवेल होता है वो फ्रंट लोडिंग टाइप होता है, मतलब जो उसका बूम होता है, अगर मान लो ये शॉवेल है तो बूम उसके आगे साइड में होता है, किसी किसी का बूम पीछे होता है तो वो हो गया बैक लोडिंग टाइप, बट इसका बूम आगे है तो ये हो गया फ्रंट लोडिंग टाइप, ठीक है। और रोप शॉवेल का एक खासियत है कि रोप शॉवेल का जो मूवमेंट है, मूवमेंट बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का कारण क्या होता है, ये फ्रंट लोडिंग और बैक लोडिंग दोनों, मतलब दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। और फ्रंट लोडिंग और बैक लोडिंग में डिफरेंस क्या है कि फ्रंट लोडिंग जो है वो हार्ड सरफेस पे स्टैंड बाय पे रहता है, और फ्रंट आगे में वो निकालता है पोल को, एक्सकेवेट करता है और लोड करता है। और बैक लोडिंग में क्या है कि अगर जो सरफेस है हमारा हार्ड नहीं है, थोड़ा स्मूथ है या थोड़ा वीक है, तो भी बैक लोडिंग हम लोग यूज कर सकते हैं। बट फ्रंट लोडिंग के लिए हार्ड ग्राउंड चाहिए ही चाहिए, ठीक है, स्टेबिलिटी रीजंस की वजह से। यहां तक किसी को कोई डाउट? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ देखें, यहाँ देखो लिखा है ना, फ्रंट लोडिंग शॉवेल स्टैंड ऑन हार्ड ग्राउंड एंड एक्सकेवेट अबव, ठीक है। और इसी का अपोजिट है क्या है, बैक लोडिंग। बैक लोडिंग शॉवेल स्टैंड ऑन लूज ग्राउंड एंड एक्सकेवेट बिलो, जस्ट अपोजिट। फ्रंट क्या होता है कि हार्ड ग्राउंड पे रहेगा और अबव एक्सकेवेट करेगा, और बैक लोडिंग क्या है कि लूज ग्राउंड पे रहेगा और बिलो एक्सकेवेट करेगा, जस्ट अपोजिट, ठीक है। फिर जो उसका मूवमेंट होता है, मूवमेंट कैसा होता है, वो फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि लोकोमोटिव इक्विपमेंट है हमारे पास शॉवेल, तो अगर क्राउलर माउंटेड भी है तो वो आगे भी मूव कर सकता है, पीछे भी मूव कर सकता है। दैट इज रिटन हियर प्रोपेलिंग। प्रोपेलिंग डिस्क्राइब करता है दोनों मूवमेंट को, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द शॉवेल, ठीक है। तो फिर जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे
कि शॉवेल डंपर एक साइक्लिक इक्विपमेंट है, ठीक है, तो उसका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो एक पूरा साइकिल घूमेगा, ठीक है। अगर सिर्फ शॉवेल का बात करें, सिर्फ शॉवेल की शॉवेल का जो एक पूरा साइकिल है उसमें डंपर इंक्लूड नहीं किए, डंपर इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा प्रोसेस इंक्लूड हो जाएगा। बट अगर सिर्फ हम लोग शॉवेल का कंसीडर करें कि शॉवेल का साइकिल इक्विपमेंट कैसा होगा, स्टार्ट फ्रॉम क्राउडिंग, होस्टिंग, देन आफ्टर स्विंग, डंप, स्विंग बैक, ठीक है। तो ये एक एक जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या कहता है, ठीक है। क्राउडिंग मींस व्हाट, अगर हम क्राउडिंग को डिस्क्राइब करें तो क्राउडिंग मींस जब शॉवेल आके हार्ड ग्राउंड पे वहां पे स्टैंड बाय पे रह जाए, ठीक है, दैट इज रिटन हियर क्राउड फोर्स। क्राउडिंग जो है, क्राउडिंग इज अ प्रोसेस, ठीक है, जो कि क्राउड फोर्स लगाता है किस पे, ग्राउंड पे, तो दैट इज रिटन हियर कि वो वहां पे सरफेस पे आता है और वो एक स्कूप लेता है। स्कूप मींस व्हाट, कि जो एक्सकेवेटेड मटेरियल है उसको वो अपने बकेट पे उठा लेता है, ठीक है। तो crowd force, that is the force applied on loose ground to take a scoop of material on the bucket, यानी वो अपने बकेट से जो मटेरियल है उसका एक स्कूप ले लेता है, that is crowding। अब होस्टिंग, सॉरी, हाँ, क्राउडिंग के बाद हो गया होस्टिंग। होस्टिंग मींस व्हाट, होस्टिंग इज अ, जैसे हॉलेज और होस्टिंग बहुत ही सिमिलर वर्ड है, हॉलेज और होस्टिंग। फॉर एग्जांपल अगर पहला एक स्कूप ले लिया, ठीक है, तो स्कूप लेके वो वहां से मूव करेगा, मूव करने के बाद क्या करेगा, अगर कोई डंपर है स्विंग करेगा अपने बूम को स्विंग करने के बाद डंपर में डाल देगा जो भी मटेरियल रहेगा, वेदर इट इज ओवरबर्डन और वेदर इट इज कोल, तो वो स्विंग करके डंप करेगा। डंप कहां करेगा, डंपर पे करेगा ऑब्वियसली, डंप इन द डंपर। और डंप करने के बाद अपने बूम को वापस स्विंग बैक करेगा, कहां पे, जहां पे उसको अगला स्कूप लेना है, ठीक है। पहले वहां जाके स्टैंड बाय पे हो गया, एडजस्ट हो गया, फिर एक स्कूप लिया, स्विंग करके डंप किया डंपर पे और दोबारा स्विंग बैक होके सेम पोजीशन पे जहां पे अगला स्कूप उसको लेना है। ये हो गया कंप्लीट साइकिल प्रोसेस ऑफ अ शॉवेल। वाज इट क्लियर? शॉवेल का कितना ग्रेडियंट में किलोमीटर करता है, सॉरी, ये क्वेश्चन क्या है, ग्रेडियंट में किलोमीटर करता है मींस, रजनीश? अच्छा, कितने ग्रेडियंट पे वर्क करता है वो, दैट इज अराउंड 25 डिग्री, 28 डिग्री, 30 डिग्री शॉवेल काम कर सकता है, ठीक है। बहुत ही माइल्ड ग्रेडियंट होना चाहिए। अगर उसको जैसे बुक्स में गिवन रहता है कि 1 in 10, 1 in 8, 1 in 12, ठीक है, वो एक रेंज पे वैरी करता है, एग्जैक्ट उसका कोई ग्रेडियंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल शॉवेल मोस्टली ऑपरेट करता है 1 in 10 पे। अगर उसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहो तो निकाल सकता है। माइल्ड ग्रेडियंट होना चाहिए, ग्रेडियंट शुड बी माइल्ड, ग्रेडियंट माइल्ड, 1 in 10 अराउंड, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? टेन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अच्छा, ये कन्वर्जन कन्वर्जन का हम लोग डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। शॉवेल के बाद हम लोग ड्रैगलाइन करेंगे, ड्रैगलाइन, बकेट व्हील, एक्सकेवेटर। जब सबका हम लोग ग्रेडियंट वगैरह पढ़ लेंगे तो एक बार कन्वर्जन बता देंगे, फिर एक एक करके सबका डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला इक्विपमेंट जो है हम लोग का वो है ड्रैगलाइन, ठीक है।
तो ड्रैगलाइन कौन सा प्रोसेस है, कमेंट करके बताओ, साइक्लिक है कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे साइक्लिक। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट होता है हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है सरफेस। मान लो ये मेरा हॉल रोड है जहां पे कोई भी इक्विपमेंट मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे है, ये थीटा। ग्रेडियंट को एंगल बताता है, स्लोप बताता है कि जो हमारा सरफेस का जो स्लोप है वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बोलो या स्लोप बोलो, एक ही बात है। ड्रैगलाइन कौन सा इक्विपमेंट है, जल्दी, साइक्लिक है कि नॉन साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक। अच्छा, और कोई किस टाइप का इक्विपमेंट है ड्रैगलाइन, साइक्लिक, ओके, नॉन साइक्लिक, साइक्लिक, नॉन, ओके, नॉन साइक्लिक, अच्छा। हम्म, तो जो जो नॉन साइक्लिक बोल रहा है उन सब का आंसर गलत है। ड्रैगलाइन इज अ साइक्लिक इक्विपमेंट, साइक्लिक प्रोसेस करता है वो, ठीक है, साइक्लिक, ठीक है। नॉन साइक्लिक में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि कट होता है, लोड होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, बट यहाँ कटिंग इक्विपमेंट तो यूज होता नहीं है। यहाँ तो हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग को प्रैक्टिस में ला रहे हैं ना, अगर ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो वो नॉन साइक्लिक कैसे, वो तो साइक्लिक हुआ ना। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का बेसिक डिफरेंस क्या था कि साइक्लिक में हम लोग ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्ट, नॉन साइक्लिक में क्या था, कट, लोड, ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे कटिंग तो कुछ है नहीं, है कि नहीं। तो ड्रैगलाइन हम लोग यूज करते हैं साइक्लिक में, ठीक है। हम्म, तो जैसे कि यहाँ गिवन है, ये ड्रैगलाइन है, ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर का केबिन होता है, ऑपरेटर केबिन, यहाँ पे ऑपरेटर बैठ के ड्रैगलाइन को चलाता है, ठीक है। ये हो गया मेरा होइस्ट रो। होइस्ट, होस्टिंग तो समझ में आ गया ना, होस्टिंग मींस व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन। जिस तरह होलेज होता है ना, होस्टिंग बस उसका समझ लो एक सिनोनिम टाइप वर्ड है। यहाँ पे होस्टिंग यूज करते हैं और उधर हॉलेज यूज करते हैं। होस्टिंग इज ट्रांसपोर्टेशन। तो जो होस्टिंग हो रहा है ये इसका हो गया बकेट, ठीक है, एज मेंशन ये ड्रैगलाइन बकेट, ठीक है। और इस बकेट को ये जो रोप ऐसे बांधा हुआ है और यहाँ ऑपरेटर केबिन के थ्रू है, ये है मेरा होइस्ट रोप, दिस वन, होइस्ट, ठीक है। तो ड्रैगलाइन में क्या होता है, बूम बेस्ड एक्सकेवेटर है, दिस इज द बूम, ठीक है, लार्जेस्ट बूम बेस्ड एक्सकेवेटर, ठीक है। ड्रैगलाइन को ऐसा डिजाइन किया जाता है ना कि इसमें जो प्रेशर है, प्रेशर एज मच एज, मतलब बहुत कम होना चाहिए, जितना मिनिमम हम प्रेशर एक्सर्ट कर सके। ड्रैगलाइन का कंस्ट्रक्शन एकदम वैसा ही किया गया है, ठीक है। और लोअर ग्राउंड प्रेशर की वजह से क्या होता है, ड्रैगलाइन को हम लोग फ्रेगमेंटेड, जैसे मान लो अगर हम कहीं ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग करती हैं तो वहां पे जो बोल्डर्स है वो तो फ्रेगमेंटेड है, ठीक है। तो क्या इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि सरफेस पे बहुत ही मिनिमम प्रेशर ये एक्सर्ट एक्सर्ट करे, जिसके कारण फ्रेगमेंटेड जगह में भी ये स्टेबिलिटी के साथ वहां पे रह सकता है और ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग दो ऑपरेशन पढ़ेंगे, टेंडम ऑपरेशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये फ्रेगमेंटेड ओर में रह के कैसे ऑपरेट करता है और कैसे वहां पे ओवरबर्डन या फिर जो ओर है उसको रिमूव करता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, एज अ ड्रैगलाइन हैज लोअर क्राउडिंग फोर्स। क्राउडिंग फोर्स हम लोग डिस्कस किए थे, क्राउडिंग फोर्स मींस फोर्स, जितना फोर्स वो वहां रह के ग्राउंड पे एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज क्राउडिंग फोर्स, ठीक है, क्राउड फोर्स। तो इट रिक्वायर्स वेल फ्रेगमेंटेड रॉड टू एक्सकेवेट इजीली, ठीक है। तो क्या बोले हम पहले कि जब हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग को प्रैक्टिस में लाते हैं, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हैं, उसके बाद बोल्डर तो बड़े बड़े फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, तो वो लोअर प्रेशर तो एक्सर्ट कर रहा है, उसके कारण वो वहां पे रह के ऑपरेट बहुत इजीली कर सकता है, ठीक है।
और इसके लिए जो मिनिमम बेंच हाइट है जहां पे रह के ऑपरेट करेगा, ठीक है, बेंच हाइट शुड बी एटलीस्ट 30 मीटर बेंच का हाइट, ठीक है। ड्रैगलाइन का जो लाइफ है दैट इज अराउंड 25 to 30 इयर्स, ठीक है। और जो बूम एंगल जो फॉर्म कर रहा है एवरेज तो 40 to 45 डिग्री है, बट इट कैन गो अप टू 90 डिग्री। जैसे फिगर से यहाँ साफ हम लोगों को पता चल रहा है, ये जो बूम बना रहा है ये एंगल हॉरिजॉन्टल से, ये तो दिख रहा होगा ये एंगल, है कि नहीं? तो ये तो दिख रहा है कि ये 45 से तो ज्यादा ही ऑब्वियस सी बात है। तो ये एकदम ऑलमोस्ट 90, नो एग्जैक्ट 90 नहीं कह सकते, बट ऑलमोस्ट ये 90 डिग्री पे जा सकता है और मूवमेंट इसका पॉसिबल है अप टू 90 डिग्री, ठीक है। फिर कुछ मेथड ऑफ एक्सकेवेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। दीज आर द मेथड ऑफ एक्सकेवेशन, ठीक है। दो टाइप का हम लोग यहां पढ़ेंगे, ऐसे तो होता 3-4 टाइप का है, ठीक है, बट बेसिकली हम लोग 2 या 3 टाइप पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। पहला जैसे हो गया सिंपल कास्टिंग, ये इसको कहते हैं सिंपल साइड कास्टिंग भी कहते हैं, सिंपल साइड कास्टिंग, ठीक है। सिंपल कास्टिंग बोलो, सिंपल साइड कास्टिंग बोलो या साइड कास्टिंग बोलो। तो ये जो मेथड जो हम लोग यूज करते हैं एक्सकेवेशन के लिए, ये पहला मेथड है मेथड ऑफ एक्सकेवेशन में, किसका? ड्रैगलाइन का, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रैक्टिस किया जाता है फ्लैट और थिन डिपॉजिट में, ठीक है। दूसरा, जब हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कर लेते हैं, ठीक है, जब हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो फ्रेगमेंटेड ओर है या फ्रेगमेंटेड रॉक है, ओवरबर्डन है, उसके ऊपर ड्रैगलाइन अपना स्टेबल है कि नहीं? तो फ्रेगमेंटेशन के बाद ड्रैगलाइन को हम लोग वहीं प्लेस करेंगे और वहां से ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट कैसे करेंगे? जैसे दो ऑपरेशन है, हम पहले डिस्कस किए थे टेंडम ऑपरेशन। टेंडम दो टाइप का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि सेम बेंच पे दो ड्रैगलाइन है, ड्रैगलाइन 1, ड्रैगलाइन 2, और वर्टिकल में क्या है, एक नीचे रहेगा और एक ऊपर वाले बेंच पे रहेगा, ड्रैगलाइन 1, ड्रैगलाइन 2, ठीक है। तो टेंडम ऑपरेशन मतलब क्या? एक ड्रैगलाइन नहीं है, वहां दो ड्रैगलाइन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि दोनों ड्रैगलाइन सेम बेंच पे सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रह के ऑपरेट करता है, और वर्टिकल में क्या होता है, एक लोअर बेंच पे रहता है और एक अपर बेंच में होता है। प्रोसेस में एक्सकेवेशन कैसे करते हैं वो हम लोग डिटेल में अभी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, आफ्टर ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग ड्रैगलाइन इज प्लेस्ड अबव द डंप ओबी, ऑब्वियसली अबव द डंप ओबी। डिस्कस किया था हम लोग कि फ्रेगमेंटेड रॉक के ऊपर भी ड्रैगलाइन स्टेबल रहता है, ठीक है, और वहीं रह के ऑपरेट करता है। उसके ऊपर ड्रैगलाइन को रखा गया साइडवाइज व्हाइल एक्सपोजिंग कोल, ठीक है। ये हो गया सिंपल साइड कास्टिंग में, ठीक है। अब अगला है क्या, एक्सटेंडेड बेंच मेथड। तो एक्सटेंडेड बेंच मेथड का प्रोसेस क्या है? पहले हम लोग सबसे पहले ब्लास्टिंग किए, ठीक है, ब्लास्ट किए तो फिर वहां का जो ओवरबर्डन है वो फ्रेगमेंटेड हो गया, और ड्रैगलाइन क्या है कि फ्रेगमेंटेड ओर में भी स्टेबल रहता है, ठीक है। तो अब फ्रेगमेंटेड हो गया, तो जैसे कि हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में दो डिस्कस किए थे कि एक हॉरिजॉन्टल टेंडम हो गया और दूसरा हो गया वर्टिकल टेंडम। तो हॉरिजॉन्टल टेंडम में क्या है कि दोनों जो ड्रैगलाइन है सेम सरफेस पे, या ऐसा कहो कि सेम बेंच पे रह के ऑपरेट कर रहा है। एक बेंच जो आगे वाला ड्रैगलाइन रहेगा, फॉर एग्जांपल द ड्रैगलाइन दैट इज इन फ्रंट, वो क्या करेगा, एक स्कूप लेगा आगे का जो ओवरबर्डन ब्लास्टेड है उसको लेगा और डंप कर देगा, ठीक है। और दूसरा वाला क्या करेगा, जैसे ये फॉरवर्ड मूव करेगा ये भी आगे लेगा, पहला स्कूप लेगा और उसको डंप कर देगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, ध्यान से समझना। D1 एक स्कूप लिया, यहां से उठा के इसको डाल दिया, कहीं डंप कर दिया, ठीक है। D2 क्या करेगा, इसी स्कूप को लेगा और कहीं अलग डंप कर देगा, ठीक है। ये ध्यान से समझना। D1 क्या करेगा, जो फ्रेगमेंटेड है उसको लेके कहीं डंप करेगा। D2 क्या करेगा, D1 जो डंप किया उसको उठा के कहीं और डंप कर देगा, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं पहले। आफ्टर ब्लास्टिंग OB is stored out to decold area to create the dragline bench, ठीक। ड्रैगलाइन जहां पे खड़ा रहेगा उसका बेंच बनाया, ऑब्वियस सी बात है। D1 जो करेगा, यहां से मान लो ओवरबर्डन उठाया, ये मेरा फ्रेगमेंटेड है, ठीक है।
D1 यहां से उठाया और यहां डाल दिया। अब यहां डाला तो D2 इसके ऊपर है, इसके ऊपर D2 है, ठीक है। इसके लिए ये बेंच फॉर्म किया, वही बोल रहा है आफ्टर ब्लास्टिंग OB is dowed out to decold area to create dragline bench, यानी dragline bench किसके लिए? दूसरे वाले dragline के लिए, ठीक है। dragline sits on the bench and expose coal creating key cut। अब key cut क्या होता है? key cut पहला कट होता है। key cut is the first cut made by the dragline, first cut made by dragline to expose the coal, ठीक है। dragline is the first cut made key cut is the first cut made by the dragline to expose the coal, ठीक है। तो ठीक है, the OB from key cut is dumped into void extending the dragline bench। dragline bench को extend क्यों किया गया? ताकि दूसरा dragline वहां पे आके बैठ सके, ठीक है। पहला dragline क्या किया? एक स्कूप लिया फ्रेगमेंटेड ओर का और डंप किया एक जगह, ठीक है। फिर उसको लेवल किया गया, क्यों? ताकि दूसरा dragline आके वहां पे बैठ सके, ठीक है। Further dragline sits on the new position and expose coal completely। बोला ना, दूसरा ड्रैगलाइन। ये जो ड्रैगलाइन फर्दर बात किया है न्यू पोजीशन, कौन सा पोजीशन? जो ड्रैगलाइन 1 पहले बनाया था, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? ड्रैगलाइन में ड्रिल ब्लास्ट होता है क्या? ऑब्वियसली प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम लोग करते भी हैं। ड्रैगलाइन में ड्रिलिंग ब्लास्टिंग प्रोसेस होता है। अगर बहुत ही हार्ड रॉक रहा तो उसको ब्लास्ट करने के लिए हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग बहुत जगह प्रैक्टिस करते हैं। गेवरा एक माइन है छत्तीसगढ़ में, वहां पे ड्रैगलाइन और ड्रिलिंग ब्लास्टिंग के साथ ड्रैगलाइन का यूज होता है। इंटरनेट पे जाके तुम लोग ये चीज पढ़ सकते हैं। ग्रुप पे हम कुछ फोटोज भेज रहे हैं, उसको देखो पहले। देखो ग्रुप पे ना हम 2 फोटो शेयर किए हैं, दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ टेंडम ऑपरेशन का है। एक हॉरिजॉन्टल का है और दूसरा वर्टिकल का है। देखो पहले, सब लोग व्हाट्सएप का ग्रुप चेक करो एक बार। देखना इसमें जो पहला फोटो है वो दिखा रहा है क्रॉस सेक्शन शोइंग ड्रैगलाइन इन हॉरिजॉन्टल टेंडम। इसमें गिवन है ना कि दोनों जो है एकदम सेम लेवल पे है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, ठीक है। पहला ड्रैगलाइन क्या कर रहा है? डंप कर रहा है एक जगह और लेवल कर रहा है उस जगह को, ताकि दूसरा ड्रैगलाइन आके वहां पे बैठ सके, ठीक है। और सेकंड में वर्टिकल में क्या है? एक नीचे है और दूसरा ऊपर है ना। चेक द फोटोज एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो। शत्रुघ्न, इसमें ड्रैग बिट कौन सा यूज होता है? ड्रैग बिट वगैरह हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग एक्सप्लोसिव पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, ड्रैगलाइन से हम मोस्टली ओवरबर्डन को रिमूव करने का काम करते हैं मेजरली। D1 D2 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना रहता है? सेफ अगर हम लोग देखा जाए तो सेफली अगर कहा जाए तो 100 मीटर के आसपास रहता है, 100 120 150 मीटर के आसपास। बट प्रैक्टिकली इतना होता नहीं है। ये सब बुक्स में गिवन रहता है, 120 मीटर का ही लिखा होगा। अगर तुम लोग डीजे देशमुख वगैरह उठाओगे तो शायद वहां 150 मीटर गिवन है। हाँ, ऊपर में साइड व्यू है, साइड व्यू क्रॉस सेक्शन जो साइड व्यू है, और नीचे वाला टॉप व्यू है, करेक्ट। देखो यहाँ पे गिवन है की कट। की कट क्या है? पहला कट है। की कट और फर्स्ट डिग में कंफ्यूज नहीं होना है कि वहां फर्स्ट लिखा हुआ है इसलिए वो पहला है। जो सबसे पहला है वो की कट है और फर्स्ट जो है वो सेकंड है, सेकंड जो है वो थर्ड कट है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये बस टर्मिनोलॉजी है।
और यही टर्मिनोलॉजी यूज भी होता है। पहला कट की कट, उसके बाद वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बढ़ेगा, पहला हमेशा की कट रहेगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के फिगर में किसी को कोई दिक्कत है क्या? तब उसमें मेंशन भी है कि ड्रैग लाइन नंबर 1 कौन सा है, ड्रैग लाइन नंबर 2 कौन सा है, कैसे कट हो रहा है। पहले वाला वहां से एक स्कूप लिया और डंप किया दूसरे जगह, ठीक है, और उसको लेवल किया गया ताकि ड्रैग लाइन 2 आके वहां पे बैठे। इसमें किसी तरह का कोई डाउट? सुवर्णा, अभिषेक, कोई डाउट? D2 is exposing coal. Yes, D2 is exposing coal. नो डाउट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, जो अपना तीसरा प्रोसेस है वो है स्पॉइल बैंक मेथड। दो दो प्रोसेस तो हम लोग पढ़ लिए, सिंपल साइड कास्टिंग और एक्सटेंडेड बेंच मेथड। तीसरा प्रोसेस जो है हम लोग का वो है स्पॉइल बैंक मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो सीम होता है। तो अपर सीम जो होता है ना वो ड्रैग लाइन से एक्सपोज कर दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसको साइड कास्ट कर दिया जाता है। साइड कास्ट मींस यहां से उठाया और कहीं साइड में रख दिया, ठीक है, वही लिखा हुआ है। अपर सीम इज एक्सपोज्ड बाय द ड्रैग लाइन, ऊपर वाला जो सीम है उसको एक्सपोज किया गया, ठीक है, व्हाइल साइड कास्टिंग द मटेरियल, ठीक है। और जो साइड कास्टेड मटेरियल है उसको लिया गया और लेवल किया गया, क्यों? ड्रैग लाइन को, ड्रैग लाइन के पोजीशनिंग के लिए। जैसा हम बोले थे कि पहला ड्रैग लाइन क्या किया, एक स्कूप लिया, उसको कहीं डाला, उसको लेवल किया ताकि दूसरा ड्रैग लाइन आए और वहां पे अपना पोजीशन ले ले, ठीक है। साइड कास्टेड मटेरियल इज दोज लेवल्ड फॉर ड्रैग लाइन पोजीशन। ड्रैग लाइन व्हिच वन? द ड्रैग लाइन 2। और ये काम कौन किया? ड्रैग लाइन 1, ठीक है। So after exposing pole, exposing pole means what? अगर हम ओवरबर्डन को हटा दिए तो पोल हमारा एक्सपोज हो गया, अब हम पोल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सपोजिंग पोल मींस व्हाट? ओवरबर्डन को वहां से हटाना है और जो कोयला हमारा नीचे है उसको हमको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्सपोज करना पड़ेगा, वही है एक्सपोजिंग पोल। जब अपर सिम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग, साइड मटेरियल को साइड कास्ट करते हुए, देन ड्रैग लाइन इज प्लेस्ड ऑन द डोज ओबी। डोज ओबी कौन सा? जो पहला ओबी, जब जो पहला ड्रैग लाइन स्कूप लेके ओवरबर्डन को डंप किया, उसको लेवल किया, उसी ओबी का बात किया जा रहा है। ड्रैग लाइन इज प्लेस्ड ऑन द डोज ओबी एंड एक्सपोज लोअर सीम बाय डंपिंग ओबी इन द वॉइड, ठीक है। अब क्या होगा, ड्रैग लाइन 2 जो होगा वो उसको एक्सपोज किया करेगा, ठीक है। कुछ दिख नहीं रहा है, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? शत्रुधन, हेलो, नेटवर्क चेक करो, विजिबल है, विजिबल है ना? ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके फाइन। नहीं, शत्रुधन को दिख नहीं रहा था। शत्रुधन, यू शुड चेक योर इंटरनेट। ओके, ठीक है। अब है हम लोग का अगला मेथड, दैट इज पुल बैक मेथड, ठीक है। पुल बैक मेथड में क्या होता है? पुल बैक जनरली यूज करते हैं जब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ओवरबर्डन अपने पास रहता है, व्हेन द कोल सीम हैज लार्ज अमाउंट ऑफ ओवरबर्डन, ठीक है। देखो, जो भी हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सब जितना है एक्सट्रैक्शन का टाइप है या एक्सट्रैक्शन के मेथड्स के टाइप है, ठीक है। पहला हम लोग सिंपल साइड कास्टिंग डिस्कस किए, दूसरा एक्सटेंडेड बेंच, फिर अभी ये डिस्कस किए स्पॉइल बैंक मेथड, ठीक है। चौथा हो गया अपना पुल बैक मेथड। इसको अब बाद में ये कंफ्यूजन आता है कि ये सबको रिमेंबर कैसे करें, याद कैसे करें, ठीक है। तो जो बेसिक बेसिक डेफिनेशन है उस मेथड का वो याद रखना है
कि वो मेथड कब हम लोग अडॉप्ट करते हैं, कब हम लोग प्रैक्टिस में लाते हैं उस मेथड को, ठीक है। पुल बैक मेथड कब, जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ ओवरबर्डन। फिर एक मेथड हम लोग पढ़े थे सिंपल साइड कास्टिंग, वो कब यूज करते हैं, जब फ्लैट और जेंटल सरफेस हो, ठीक है। ये सब चीज से ही उस मेथड को याद करने में ज्यादा सहूलियत होगा, ठीक है। तो when the pole seam has large amount of overburden which can't be handled by dragline in certain period of time, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ओवरबर्डन रहेगा जिसको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में नहीं हैंडल किया जा सके, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, पुल बैक मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, ड्रैगलाइन बहुत ज्यादा ओवर यूटिलाइज होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी काम को सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसको काम को करने के लिए हमको ज्यादा वक्त लगेगा, ठीक है। तो जो मशीनरी है उसको ज्यादा लगाना पड़ेगा, दैट्स व्हाई द ड्रैगलाइन इज ओवर यूटिलाइज्ड, ओके। What happened? Audible. ठीक है। तो जैसे कि हम लोग टेंडन ऑपरेशन तुम लोग देखा होगा, उसमें क्या था कि दो ड्रैग लाइन आपस में प्लेस था, या हो सकता है सेम लेवल पे, या एक अपर लेवल पे एक लोअर लेवल पे। सेम वही है कि टू ड्रैग लाइंस आर प्लेस्ड फॉर साइड कास्टिंग एंड पोल एक्सपोजर इज डन टाइमली। पोल एक्सपोजर का मतलब तो समझ में आ गया कि ओवरबर्डन को हटाना है, और पोल जब हमको दिखने लग गया मींस व्हाट, पोल इज एक्सपोज्ड, ठीक है। अब हम पोल को वहां से निकाल सकते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर लिए शॉवेल और ड्रैगलाइन। शॉवेल और ड्रैगलाइन में किसी को कोई डाउट, किसी भी तरह का टेंडम ऑपरेशन का जो फिगर है उसमें कोई डाउट, ये कैसे ऑपरेट हो रहा है दोनों ड्रैगलाइन, किसका क्या काम है? नो ठीक है, तो ये दोनों मशीनरी क्लियर है। तो जो अपना अगला इक्विपमेंट है वो है पे लोडर, ठीक है। नॉर्मली इसको लोडर भी बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह शॉवेल है ना, उसी तरह ये भी क्या है, लोडिंग इक्विपमेंट है, ठीक है। पे लोडर इज बेसिकली फ्रंट एंड लोडर, मतलब क्या, आगे से लोड करता है। किसी किसी का जो बूम है वो, अगर मान लो एक केबिन है ऑपरेटर का, किसी किसी का बूम आगे रहता है, बकेट आगे रहता है, आगे से लोड कर सकता है। किसी किसी का बूम और बकेट पीछे रहता है, तो बैक लोडिंग भी होता है। बट हियर पे लोडर इज फ्रंट एंड लोडर, यानी क्या, ये आगे से लोड करता है, ठीक है। बकेट कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, बकेट कैपेसिटी गिवन रहता है सारे इक्विपमेंट का, निकालना नहीं पड़ता वो, ठीक है। सो फ्रंट एंड लोडर क्या होता है, दिस इज हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड लोडिंग इक्विपमेंट। जब हम लोग पढ़ रहे थे कि ऑपरेशन कैसे होता है, ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या देखे थे कि दो बेसिस पे डिस्क्राइब किए थे, पहला फ्यूल पे और दूसरा वर्किंग पे। तो फ्यूल पे हम लोग डिस्कस किया था ना, डीजल ऑपरेटेड, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड और हाइड्रोलिक ऑपरेटेड, और वर्किंग में दो अलग था। तो उसी तरह जो फ्यूल वाला वर्किंग था उसमें क्या था, तीन था। तो तीसरा क्या था, हाइड्रोलिक ऑपरेटेड। हाइड्रोलिक ऑपरेटेड मींस व्हाट, लिक्विड ऑपरेटेड। वो लिक्विड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जनरली बहुत जगह पानी से भी चलता है, ठीक है। हाइड्रोलिक ऑपरेटेड, हाइड्रोलिक मींस दैट शुड बी लिक्विड, ठीक है। लोडिंग विथ अ बकेट अटैच्ड एट फ्रंट साइड, बोले ना फ्रंट लोडिंग है तो बकेट जो रहेगा वो आगे रहेगा, फ्रंट साइड में रहेगा। ये फ्रंट एंड लोडर हो गया या पे लोडर। तो उसके भी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, जैसे कि टायर माउंटेड है। टायर माउंटेड और क्राउलर माउंटेड हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, ठीक है, जब शॉवेल पढ़ रहे थे। ये शॉवेल जो था क्राउलर माउंटेड था, ठीक है। बट तुम लोग जैसे अंडरग्राउंड माइन में तुम लोग सुना होगा कि एसडीएल और एलएसडी का यूज होता है, साइड डिस्चार्ज लोडर, एसडीएल साइड डिस्चार्ज लोडर, और एलएचडी मे बी यू हैव हर्ड, ठीक है। नहीं सुना होगा तो हम लोग अंडरग्राउंड माइनिंग जब डिस्कस करेंगे तब डिटेल में जाएंगे। ये क्या होता है, क्राउलर माउंटेड होता है शॉवेल की तरह। एलएचडी क्या होता है, टायर माउंटेड होता है, ठीक है। उसी तरह ये क्या है, टायर माउंटेड है, ठीक है। और टायर ऑब्वियसली क्राउलर माउंटेड हो तो चेन वगैरह होता है, तो होता है क्या, ऑब्वियसली वो धीरे मूव करेगा। घर तरफ भी कोई देखा होगा, अगर रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है तो उसके लिए क्राउलर माउंटेड मशीनरी का यूज किया जाता है लेवलिंग वगैरह करने में, ठीक है।
तो क्राउलर माउंटेड क्या होता है, बहुत ही धीरे चलता है। और टायर माउंटेड जैसे हम लोग का नॉर्मल जो व्हीकल है वो भी टायर माउंटेड है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो फास्ट चलेगा। तो उसी तरह ये टायर माउंटेड होता है जो कि बहुत ही फास्ट होता है, फास्ट मूव करता है, मूवमेंट इसका फास्ट है, ठीक है। और क्राउलर माउंटेड को कब यूज करेंगे, जब हमारा जो सरफेस है उसमें पानी बहुत ज्यादा है, ठीक है, या मडी है, बहुत ज्यादा मिट्टी और गीला मिट्टी है, तब हम लोग क्राउलर माउंटेड का यूज करते हैं। सुटेबल फॉर मडी वाटर एंड स्टीप ग्रेडियंट, ठीक है। यूज कहां है इसका, क्रशिंग प्लांट में, वैगन लोडिंग में, लोडिंग ऑफ टिपर, ऑब्वियसली पे लोडर है, यानी इसका काम क्या है, लोडिंग का, लोड करेगा किसमें, ट्रांसपोर्टेशन वाले या लोकोमोटिव इक्विपमेंट में, तो ऑब्वियसली ये लोडिंग कहां कहां करेगा, टिपर में कर सकता है, डंपर में कर सकता है कि नहीं, डंपर्स में, तो इसका काम हो गया लोडिंग का। और कुछ एम क्यूब में रहता है, उसको कन्वर्ट कैसे करें, मीटर क्यूब में रहता है, हाँ तो उसको कन्वर्ट किस में करना है तुमको, टन में, क्या बकेट कैपेसिटी मीटर क्यूब में गिवन है, ठीक है, तो उसको अगर टन टन में कन्वर्ट करना है तो जो मटेरियल उसमें तुम डाल रहा है उसका डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर दो, वेट निकल जाएगा, वेट इन टन। कंटिन्यूअस माइनर एंड सरफेस माइनर आर नॉन साइक्लिक इक्विपमेंट, सरफेस माइनर, हाँ सरफेस माइनर इज अ नॉन साइक्लिक इक्विपमेंट, करेक्ट, नॉन साइक्लिक प्रोसेस को अडेप्ट करता है, गुड। 15/90 10/60 राउंड चलता है, इसमें 15 और 90 क्या इंडिकेट करता है, 15 और 90 बकेट कैपेसिटी और बूम लेंथ इंडिकेट करता है। जैसे ये जो 15/90 है ना, जैसे तुम अगर बोल रहा है ये 15/90 गिवन है, ठीक है, तो ये जो होता है ये है बकेट कैपेसिटी, बकेट कैपेसिटी, और ये जो हो गया बूम लेंथ, ठीक है। 15/90 गिवन है, तो 15 इज बकेट कैपेसिटी इन मीटर क्यूब एंड दिस इज 90 इज 90, बूम लेंथ इज 90 मीटर, ठीक है। मीटर क्यूब टनेज नहीं, अगर बकेट कैपेसिटी गिवन है तो मान लो अगर वो मीटर क्यूब में गिवन है, ठीक है, तो अगर तुमको प्रोडक्शन वगैरह में निकालना है ना तो मीटर क्यूब में आ जाता है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर तुमको मटेरियल का डेंसिटी गिवन है, ठीक है, तो डेंसिटी से उसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा वेट आ जाएगा, वेट इन टन, इसको टनेज भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। ठीक, तो ये समझ में आ गया, पे लोडर समझ में आ गया, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो इक्विपमेंट है हम लोग का वो है डोजर, ठीक है। यार आज लाइट का बहुत इशू है, तो आज हम लोग क्लास थोड़ा छोटा ही रखेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा मशीन है वो है डोजर। तो डोजर बहुत ही मतलब वाइडली यूज्ड है, मतलब हमको नहीं लगता यहाँ प्रेजेंट कोई ये नहीं जानता कि डोजर क्या होता है, ठीक है। घर तरफ अगर कोई रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, कि कहीं भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अगर परफॉर्म हो रहा है तो वहां पे डोजर तो रहता ही रहता है, ठीक है। तो डोजर का काम क्या है, डोजर जो है किसी भी मटेरियल को ना पुश करने में काम आता है, ठीक है। डोजर के आगे ऐसे बड़ा सा ब्लेड लगा रहता है, वो मटेरियल को पुश करता है, एज रिटन हियर pushes the loose material, it pushes the loose material forward by using a blade attached at the front। जैसे कि हम बोले डोजर के आगे एक ब्लेड होता है जो मटेरियल को पुश करता है ताकि वो स्प्रेड आउट हो जाए यूनिफॉर्मली, और उसको फिर लेवल कर दिया जाता है, ठीक है। डोजर भी दो टाइप का होता है जो हम लोग शुरू से डिस्कस कर रहे हैं, पहला टायर माउंटेड, दूसरा क्रॉलर माउंटेड। टायर और क्रॉलर माउंटेड का एकदम बेसिक जो है एकदम शुरू से वही है। क्रॉलर माउंटेड कहां यूज करेंगे, जहां पे मडी वाटर होगा या पानी होगा या दलदल कीचड़ ये सब वगैरह होगा, जहां का सरफेस उतना अच्छा नहीं है वहां क्रॉलर माउंटेड यूज करेंगे, और जहां का रोड बहुत सही है, अच्छे कंडीशन वेल कंडीशन में है, वहां हम टायर माउंटेड यूज करते हैं। क्रॉलर माउंटेड जो होता है उसकी मोबिलिटी कम होती है, स्पीड कम होता है, स्लो होता है, और जो टायर माउंटेड है उसका मोबिलिटी बहुत ही फास्ट होता है, बहुत फास्ट मूव करता है, ठीक है। सेम चीज यहाँ गिवन है, टायर माउंटेड इज फास्ट, क्रॉलर माउंटेड अनड्यूलेटेड, स्लिपरी, वाटरी एरिया में और स्टीप ग्रेडियंट में यूज करते हैं। दूसरा हो गया रिपर। रिपर डोजर इज अ टाइप ऑफ डोजर, देखो यहाँ पे देखो,
ये दिख रहा है, ये सामने, इसी से ये लेवल का मतलब पुश करता है। पुशिंग आर्म बोलो या पुशिंग ब्लेड बोलो, ठीक है। अब ये देख के बताओ तो ये टायर माउंटेड है कि क्रॉलर माउंटेड है, जल्दी। दिस रिपर डोजर इज टायर माउंटेड और क्रॉलर माउंटेड। वेरी गुड कुणाल, दिस इज क्राउलर माउंटेड, जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, क्राउलर माउंटेड है, टायर माउंटेड नहीं है। और ये है अपना सामने वाला ब्लेड, और ब्लेड से क्या करेगा, जो मटेरियल अगर एक जगह इकट्ठा हो गया है उसको पुश करेगा ताकि वो पूरे ग्राउंड में स्प्रेड आउट अच्छे से हो जाए, और फिर वो उसको इस क्राउलर के हेल्प से लेवल भी कर देता है, ठीक है। शैंक एट द रियर, यही इसी को शैंक कहा जाता है, जिसको ये पुशिंग ब्लेड है, ठीक है। शैंक हेल्प्स टू रिप आउट कोल एंड ओवरबर्डन। और ये क्या है, डीजल पावर्ड होता है, डीजल से चलता है, हाइड्रोलिकली ऑपरेट भी होता है, और हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड माउंटेड इक्विपमेंट। ये हो गया मेरा रिपर डोजर। ये मेरा यहाँ पे है, ये जो ऑपरेटर दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज द ऑपरेटर केबिन, ठीक है। ये मेरा हो गया पुशिंग ब्लेड, क्राउलर माउंटेड। बैक से देखो यहाँ पे एक बूम गिवन है, ये क्या करता है, उसको खोदने का काम करता है, ठीक है। दिस बूम, ओके। एनी डाउट, ठीक है। तो अगला अगला क्या है अपना, स्क्रैपर। स्क्रैपर भी बहुत ही वाइडली तुम लोग सुनोगे, ठीक है। कुछ इक्विपमेंट है जिसपे न्यूमेरिकल भी आता है, जैसे स्क्रैपर पे अपना न्यूमेरिकल भी आएगा। हम लोग जब ये माइनिंग मेथड्स जब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, तो जब सारे इक्विपमेंट्स हम लोग पढ़ लेंगे, तो माइन डेवलपमेंट वाले पार्ट में देखना इसका न्यूमेरिकल भी आएगा, ठीक है। ये तो दिख ही रहा है कि ये टायर माउंटेड है, क्राउलर माउंटेड नहीं है, टायर, ठीक है। तो स्क्रैपर इज टायर माउंटेड। फिर इसका बकेट दिख रहा है तुम लोगों को, जैसे ये हो गया अपना ऑपरेटर का केबिन। ये इमेज थोड़ा ब्लर है, तुम लोगों को इंटरनेट पे सर्च करोगे ना स्क्रैपर, तो उसका बहुत सारा इमेज आ जाएगा। तो ये मेरा हो गया केबिन, दिस इज ऑब्वियसली टायर माउंटेड, ठीक है। इसका भी ब्लेड है, अटैच्ड है, वो यहाँ पे उतना अच्छे से विजिबल नहीं है, ठीक है। इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत हाई प्रोडक्टिविटी होता है स्क्रैपर। और जनरली ये जो होता है ना, सॉफ्ट सरफेस पे यूज किया जाता है, बहुत ही हार्ड सरफेस पे यूज नहीं किया जाता है। हार्ड सरफेस पे जनरली क्या यूज होता है, क्राउलर माउंटेड, और सॉफ्ट सरफेस पे क्या यूज होता है, टायर माउंटेड। ये भी एक बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। ये भी क्या करता है, मटेरियल को स्ट्रिप आउट द मटेरियल फॉर लेवल ग्राउंड यूजिंग द ब्लेड। जो ब्लेड है उसको स्ट्रिप आउट करता है, ठीक है, डायरेक्टली ऑन द बकेट अटैच्ड, और जो बकेट में होता है उस पे वो डाल देता है, ठीक है। वहां से ऐसे बकेट पे स्क्रैप किया और अपने बकेट पे डाल दिया। अगला हो गया क्या, ग्रेडर। ग्रेडर मतलब क्या, ग्रेडर इज यूज्ड फॉर लेवलिंग, नथिंग बट इट ओनली फोकस ऑन लेवलिंग, ठीक है। बट देखो लिखा है यूज फॉर क्रिएटिंग लेवल ग्राउंड, एलिवेटेड ग्राउंड या फिर वॉल रोड, ठीक है। नाम ही से पता चल रहा है, ग्रेडर मींस इट इज यूज्ड फॉर ग्रेडिंग, ठीक है, लेवलिंग, ठीक है। तो ग्रेडर जनरली क्या होता है, डीजल पावर भी होता है, हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होता है। और ग्रेडर का जो होता है वो टायर माउंटेड इक्विपमेंट। रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में ग्रेडर बहुत ज्यादा यूज होता है। जब भी हाईवे बनता है या हर तरफ भी रोड्स वगैरह बनते हैं, वहां पे ग्रेडर एकदम 110% यूज होता ही होता है। इट कट्स, लिफ्ट, स्प्रेड द लूज ग्राउंड, ठीक है, क्रिएटिंग लेवल ग्राउंड। अब आ गया अपना बकेट वे एक्सकेवेटर। देखो, तो हम लोग कौन कौन सा इक्विपमेंट डिस्कस कर लिए। सबसे पहले शॉवेल, फिर ड्रैग लाइन, पे लोडर, ग्रेडर, डोजर, स्ट्रिपर। यहां तक किसी को किसी तरह का कोई डाउट, किसी भी इक्विपमेंट में कैसे ऑपरेट होता है, कौन सा टायर माउंटेड है, कौन सा क्रॉलर माउंटेड है, ठीक है, डीजल ऑपरेटेड है या हाइड्रोलिक ऑपरेटेड है, उसका जो बकेट है वो फ्रंट लोडिंग है कि बैक लोडिंग है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या।
स्ट्रिपर में डाउट है? स्क्रैपर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्क्रैपर देखो, ये अपना स्क्रैपर है, ठीक है। स्क्रैपर का जो काम है ना, बेसिकली देखो, ये हो गया स्क्रैपर, एक इमेज थोड़ा ब्लर है बट ध्यान से देखना, ये हो गया मेरा केबिन, ऑपरेटर केबिन है ये, ठीक है। दिस इज टायर माउंटेड, टायर इज गिवन, दिस इज नॉट क्राउलर माउंटेड, दिस इज टायर माउंटेड, ऑपरेटर का केबिन, ठीक है। इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। टायर माउंटेड है तो बहुत ही फास्ट मूव करेगा, यहां तक ठीक है। जनरली ये जो होता है सॉफ्ट ग्राउंड में ऑपरेट किया जाता है, सॉफ्ट ग्राउंड सरफेस, हार्ड ग्राउंड में इसको यूज नहीं करते हम लोग, ठीक। इसका काम क्या है कि मटेरियल को स्ट्रिप आउट करेगा और जो अपने बकेट पे है उस पे डाल देगा, समझ में। मटेरियल को जो ब्लेड से है उसको ऐसे स्कूप लेगा ये और अपने बकेट पे डाल देगा, लिखा हुआ है स्ट्रिप आउट मटेरियल फ्रॉम लेवल ग्राउंड यूजिंग द ब्लेड एंड लोड डायरेक्टली ऑन द बकेट अटैच्ड, ठीक। अपने बूम से मटेरियल को स्ट्रिप आउट करेगा, मटेरियल क्या है, ऑब्वियसली ओवरबर्डन है, तो उसको स्ट्रिप आउट करेगा और अपने बकेट पे डाल देगा, ठीक है। अपराजित, समझ में आया डिफरेंस बिटवीन स्क्रैपर एंड ग्रेडर? ग्रेडर काम करता है, ग्रेडर जो है लेवलिंग का काम है उसका, ठीक है। ग्रेडर का क्या काम है कि अगर मान लो कहीं बहुत ज्यादा, एक जगह बहुत ज्यादा मटेरियल एक जगह इकट्ठा हो गया है, तो ग्रेडर का क्या काम है, इसके सामने जो ब्लेड रहता है, मान लो ये मशीन है, ठीक है, इसको मान लो ये ब्लेड है, ये ब्लेड है, तो ये अपने ब्लेड से इसको पुश करके क्या करेगा, ये जो इतना मटेरियल एक जगह है इसको लेवल कर देगा, मतलब पूरे ग्राउंड में इवनली स्प्रेड आउट कर देगा और उसको फिर लेवल कर देगा, ये ग्रेडर का काम है, ठीक है। और स्क्रैपर जो है वो क्या करता है, मटेरियल का स्कूप लेता है और लोड कर देता है अपने पॉकेट पे, दोनों बहुत ही डिफरेंट है। और कोई डाउट? स्ट्रिपर, स्ट्रिपर तो हम लोग डिस्कस नहीं किया ना, कर दिए क्या स्ट्रिपर? आई डोंट थिंक सो। अभी स्ट्रिपर नहीं, नहीं स्ट्रिपर तो हम लोग पहुंचे ही नहीं अभी, रिपर पढ़े हम लोग और स्क्रैपर पढ़े, स्ट्रिपर हम लोग आए नहीं है, स्ट्रिपर आएंगे तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो वर्किंग पे है स्ट्रिपर, और जो फेस लोडिंग टाइप है ना वो वर्किंग का डिस्क्रिप्शन था, वर्किंग के दो टाइप ऑफ शॉवेल था, स्ट्रिपर और फेस लोडिंग, तो हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग पहुंचे नहीं है वहां। सरफेस माइनर अभी आए नहीं है, जब आएंगे तो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अभी तक जो इक्विपमेंट हुआ उसमें किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। जितने भी टाइप के डोजर और रिपर डोजर में डिफरेंस क्या है? रिपर डोजर इज अ टाइप ऑफ डोजर, ठीक है। डोजर एक जनरलाइज टर्म हो गया और रिपर डोजर उसका एक टाइप है, ठीक है, और उसके कुछ अपने स्पेसिफिकेशन होंगे, ठीक है विकास। रिपर डोजर इज अ टाइप ऑफ डोजर। बुलडोजर किसको कहते हैं? घर तरफ बुलडोजर तो देखे होगे तुम लोग। अच्छा, परसेंट स्वेल फैक्टर सुवरना, ओके ओके ओके, ठीक। स्वेल फैक्टर देखो, अगर जो प्रीवियस फॉर्मूला है बकेट वाला में अगर सुवरना तुमको कोई कंफ्यूजन है ना, तो परसेंट स्वेल फैक्टर को बिल्कुल परसेंटेज की तरह लो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है
और वो बढ़ के 110 हो गया, ठीक है, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ उसका परसेंटेज हम लोग निकालते हैं ना, ठीक है। तो परसेंट स्वेल फैक्टर में बिल्कुल वैसे ही निकालना है। मान लो तुम्हारा इनिशियल कुछ वॉल्यूम है वी आई, वी इन सिटू, आफ्टर फ्रेगमेंटेशन वी फाइनल या वी फ्रेगमेंटेड वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हमको पर कितना वो स्वेल हुआ, ठीक है, वो निकालना है, तो वी इनिशियल माइनस वी इन सिटू डिवाइडेड बाय वी इन सिटू, ठीक है। इनिशियल माइनस फाइनल बाय इनिशियल इनटू 100 या फिर इन सिटू माइनस फ्रेगमेंटेड बाय इन सिटू इनटू 100, ये हो गया मेरा परसेंट सॉइल फैक्टर, ठीक है सुवर्णा, इसमें कोई डाउट? और देखो अगर फॉर्मूला में डाउट है ना तो यू हैव टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग इट, ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करो, क्लैरिटी खुद ब खुद आ जाएगा। परसेंटेज में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि उसको हमेशा मॉड लेना है, ठीक है, नेगेटिव का इसमें कोई रोल है नहीं, ठीक है, तो मॉड ले लो या नेगेटिव अगर आ रहा है तो उसको पॉजिटिव कर लो। कभी कभी क्या होगा वी फाइनल, अगर यहाँ वी इनिशियल इज ग्रेटर देन वी फाइनल है और हम मॉड नहीं लिए तो वो तो फिर पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर हम लोग मॉड यहाँ नहीं लिए और वी फाइनल इज ग्रेटर देन वी इनिशियल है तब तो ये नेगेटिव आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मशीन के रिलेटेड क्वेश्चन भी करा देते, अच्छा वो तो आगे होगा ना, मशीन रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा बट वो डेवलपमेंट वाला पार्ट हो गया। स्वेल फैक्टर का इस साल जो क्वेश्चन आया था, इस साल जो क्वेश्चन आया था ना, फॉर्मूला हमेशा स्वेल फैक्टर का याद रखना क्योंकि इस साल डिस्कस हो गया था, v फ्रेगमेंटेड डिवाइडेड बाय v इनिशियल, यही है भाई स्वेल फैक्टर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ फ्रेगमेंटेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ इनिशियल, ठीक है, वहां पे क्या था वेट और डेंसिटी गिवन था इस बार का क्वेश्चन में, ठीक है। वॉल्यूम तुमको गिवन नहीं था डायरेक्टली, वेट गिवन था और डेंसिटी गिवन था, तो वहां से तुमको वॉल्यूम निकालना था और फिर डिवाइड करना था दोनों के वॉल्यूम को, तब आता स्वेल फैक्टर। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एक बार तुम लोग ट्राई करके आना स्वेल फैक्टर का जो इस साल का क्वेश्चन था, अगर नहीं बनता है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। बेंच वाला क्वेश्चन, ठीक है, बेंच वाला क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगा ना अपन स्वेल फैक्टर और बेंच वाला दोनों क्वेश्चन हम लोग पहले ले लेंगे और उसके बाद हम लोग आगे का जो मशीनरी है बकेट व्हील एक्सकेवेटर वहां से शुरू करेंगे। पहले ये दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बट तुम लोग ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करके जरूर आना क्योंकि क्वेश्चन इजी थे, ठीक है। वॉल्यूम डायरेक्टली नहीं था, वेट और डेंसिटी गिवन था, उससे तुमको वॉल्यूम निकाल देना है और डिवाइड कर देना है, सिंपल था, ज्यादा कुछ टफ नहीं था। ओके देन आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर टाइमिंग हम अपडेट कर देंगे, उस टाइम पे हम लोग मिलेंगे। ओके देन यू मे लीव नाउ, और कोई डाउट होगा इसको पढ़ लेना और फिर हम लोग पहले दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, स्वेल फैक्टर वाला और बेंच वाला, और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके देन थैंक यू, बाय।